हाय हेलो वेलकम टू अनटोल्ड केमिस्ट्री। ये हमारा ऑटोमिक स्ट्रक्चर का 4th लेक्चर है। इससे पहले हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर ना देखे हों तो उन लेक्चरों को अवश्य देखें। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूँगा, वहाँ जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इस लेक्चर के अंदर जो ऑटोमिक मॉडल्स दिए गए थे अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा उनको पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम 2 मॉडल्स के बारे में देखेंगे, 2 थ्योरीज के बारे में देखेंगे। पहली थ्योरीज जो हमारी होगी वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होगी, यानी कि सीरियल बाय सीरियल चलेंगे। सबसे पहले जे थॉमसन को, फिर रदरफोर्ड को पढ़ेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, क्या फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आया था, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम जे थॉमसन के मॉड्यूल को देखेंगे। देखो, जे थॉमसन ने 1898 में एक मॉडल प्रपोज्ड किया, यानी कि एक मॉडल दिया। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो एटम्स होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है और उसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे स्फेरिकल शेप्स एटम में क्या रहता है, बटा रहता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली बटा रहता है। यानी कि उसके बाद क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इनटू इट्स सच ए मैनर टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज में क्या रहते हैं, धसे रहते हैं। एम्बेडेड मीन्स धसे रहते हैं। यही कहा था इन्होंने, जे थॉमसन ने। इन्होंने क्या कहा था कि परमाणु है, यानी कि एटम है, वो क्या है, एक गोला है और जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे गोले में एक समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है, अगर हिंदी में बोलूँ तो। उसके बाद क्या बोलते हैं कि इसके बीच बीच में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धसे रहते हैं। ठीक है, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं, जिसके कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट बनता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट बनता है। और इसी को क्या गया, विभिन्न नामों से, इन मॉड्यूल को विभिन्न नामों से पुकारा गया, जैसे प्लम पुडिंग, राइजिंग पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं। 3 नाम मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। एक, और ये बेसिकली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, प्लम पुडिंग किसे कहते हैं, राइजिंग पुडिंग किसे कहते हैं, या वाटरमेलन किसने दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जे थॉमसन के ही मॉड्यूल को कहा जाता है ये। ठीक, अब क्या करते हैं, अपने लोग समझ लेते हैं कि है क्या कॉन्सेप्ट ये। ठीक है, पूरा देखो यहाँ पर दे रखा है, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। तो थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉड्यूल, यानी देखो ये जो नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ये मान के चलो ये गोलाकार क्या है, एटम है, एक क्या है, परमाणु है, स्फेरिकल है, गोलाकार परमाणु है। इन्होंने यानी जे थॉमसन ने माना। और इसके बाद इन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या रहता है पूरे में, यानी कि पूरे परमाणु में कैसा रहता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इन पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। इसी को कहा गया प्लम पुडिंग मॉडल या जे थॉमसन मॉडल, क्योंकि जे थॉमसन ने दिया था तो जे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। ठीक है, अब इसे क्या होगा, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, वाटरमेलन मॉडल भी बोला जाता है। तो देखो वाटरमेलन वाला कॉन्सेप्ट देखो ऐसे क्या था। देखो अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट शायद मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये कोई लड़की है, वो क्या कर रही है, तरबूज के एक टुकड़े को खा रही है। ठीक है, तो इन्होंने जे थॉमसन ने क्या कहा कि जो तरबूज का जो रेड एरिया है, जो रेड पोर्शन है तरबूज का, क्या जो तरबूज का रेड पोर्शन है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, जो रेड जो दिख रहा है आपको वो क्या है, पॉजिटिव है। और इसके बीच में जो ब्लैक कलर के सीड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है,
सीड दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इन्होंने बताया था कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज में उसी प्रकार से एम्बेडेड रहते हैं जिस प्रकार से तरबूज के अंदर बीज होते हैं वो एम्बेडेड, यानी कि इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव चार्ज में उसी प्रकार से धसे रहते हैं जिस प्रकार से किसी भी तरबूज के रेड पोर्शन में जो रेड सबस्टेंस होता है उसमें ब्लैक कलर के बीज धसे रहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि आप हलवा बनाते होगे तो हलवा में मावा वगैरह डालते हो, तो उसमें क्या होता है, हलवा क्या होता है, जो हलवे के जो आप लोग जिसका इस्तेमाल करते हो वो क्या होता है, उसके अंदर वो किसका काम करता है, एज ए पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, उसमें क्या होता है, बीच बीच में मावा चमकती हुई दिखाई देती होगी, तो वो मावा क्या है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यही समझाया था जे थॉमसन ने। तो आई होप आप लोगों को जे थॉमसन का मॉड्यूल समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब बात उठती है कि भाई जे थॉमसन के जो मॉड्यूल था उसके देने में अच्छाई क्या थी उसकी, यानी कि उससे फ़ायदा क्या था लोगों, यानी कि उस समय के वैज्ञानिकों को क्या फ़ायदा हुआ सर जे थॉमसन ने जो मॉड्यूल दिया था उससे। तो जो इसका जो जे थॉमसन का जो मॉड्यूल था उसमें एक बहुत ही अच्छाई थी कि उनका कहने का उन्होंने कहा उनके मॉड्यूल के अनुसार था जो मास होता है किसी भी एटम का, जो मास था उन्होंने कहा कि वो क्या होता है, सभी पूरे स्पेरिकल जो शेप, यानी कि जो आप स्पेरिकल माना था, क्या माना था, एक स्पेयर माना था, उस पूरे स्पेयर में क्या रहता है, ऐसे मान के चलो ये क्या है, एटम है, और इस एटम में यानी कि हर जगह क्या है, जो भी आपका जो मास है इसका, इस एटम का जो मास है वो हर जगह कैसा है, समान है, यानी कि समान रूप से वितरित है एटम का जो मास है, परमाणु का द्रव्यमान, वही कहा था, वही इन्होंने माना था। वो क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, इनके मॉड्यूल का। ठीक है, यानी कि एज्यूम टू बी द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द मास। ठीक है, ओवर द मास यानी कि पूरे परमाणु में क्या था, जो मास था वो समान रूप से वितरित था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो गया। ये पॉइंट काफ़ी बार पूछा गया है, इस वजह से मैंने आप लोगों को अलग से पॉइंट आउट कर लेना। और एक बात ध्यान रखना, सभी लोग क्या करें, नोट डाउन जरूर करते चलें। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने दिया क्या गया था। ठीक है, इसके लिए इन्हें एक अवार्ड दिया गया था, जो जे थॉमसन ने अपना जो मॉडल दिया था, जो तरबूज यानी वाटरमेलन मॉडल दिया था उसके लिए सर आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है, जे थॉमसन, सर जे थॉमसन है, इनके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। किसका, फिजिक्स का। ठीक है, केमिस्ट्री का नहीं, किसका, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1906 में, यानी कि 1906 ईस्वी में इन्हें क्या दिया गया था, फिजिक्स का, किसका, फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था सर जे, आपको दिख भी रहा होगा, सर जे थॉमसन को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इनके फेलियर, इनके परमाणु मॉडल के फेलियर क्या है। ठीक है, जब मैं आप लोगों को अभी आगे पढ़ाऊँगा, जब अल्फ़ा स्कैटरिंग की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा, रदरफोर्ड के द्वारा, तो इन्होंने देखा कि इनके अनुसार क्या था कि परमाणु कैसा होता है, ठोस होता है। किसके अनुसार, सर के अनुसार। ठीक है, जो सर थे जे थॉमसन, उनके अनुसार क्या था, जो परमाणु होता है इनके अनुसार कैसा होता है, ठोस होता है, यानी कि उसका द्रव्यमान हर जगह कैसा रहता है, समान रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या देखा कि जब अल्फ़ा स्कैटरिंग की गई तो क्या देखा कि जो इन्होंने पॉइंट दिए थे वो क्या थे, गलत साबित हुए। तो अब वो कैसे गलत साबित हुए, इसके लिए आप लोगों को रदरफोर्ड का मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा। चलो हम अब चलते हैं, ये था इनका फेलियर। ठीक है, यानी कि इट फील्ड आफ्टर रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विच प्रोवाइडेड एटम टू बी द क्वाइट डिफरेंट, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट पाए गए इनके मॉड्यूल से। ठीक है, तो अब क्या चलते हैं पॉइंट की तरफ। ठीक है, ये पहले हम लोग समझ लेते हैं रदरफोर्ड मॉड्यूल है क्या। ठीक है, देखो रदरफोर्ड और इनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड की पतली लेयर ली, गोल्ड फॉयल को लिया। ठीक है, उस पर क्या किया, अल्फ़ा स्कैटरिंग कराई गई, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की गई। ठीक है, तो जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की गई तो इन्होंने क्या देखा कि जब ये क्या कर रहे थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कर रहे थे। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि देखो कुछ तो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो क्या थे, कुछ पॉइंट पर निकल के जा रहे थे। ठीक है, आप लोगों को आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, तो कुछ तो कैसे थे, वो सीधे निकल के जा रहे थे। ठीक है, कुछ तो सीधे निकल के जा रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा,
कुछ थे, कुछ एक एंगल पे क्या हो रहा था, डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, ठीक है, दिख रहे होंगे आप लोगों को, देखो डिफ्लेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं, कुछ सीधे निकल रहे हैं, और कुछ क्या थे और ज़्यादा डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, और कुछ ऐसे थे जो जिस पॉइंट से जा रहे थे, जिस पॉइंट से जिस एंगल पे जा रहे थे, जैसे कि इस एंगल पे जा रहे हैं तो वो उसी 180 के डिग्री पे क्या थे, वापस आ रहे थे, ठीक है। तो इन 3 पॉइंटों के आधार पर, यानी कि कुछ सीधे जा रहे थे, ठीक है, आप लोगों को इस डायग्राम के द्वारा मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, क्या था, कुछ तो कैसे थे, सीधे जा रहे थे। अकॉर्डिंग टू थॉमसन के कैसे जाने चाहिए थे, बिल्कुल कैसे जाने चाहिए थे, सीधे जाने चाहिए थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन के कैसे जाने चाहिए थे, सीधे जाने चाहिए थे, लेकिन कंडीशन क्या थी, सीधे ना जाके कुछ तो क्या हो रहे थे, सीधे जा रहे थे, मैक्सिमम क्या थे, सीधे जा रहे थे, लेकिन कुछ क्या थे, एक एंगल पे आके क्या थे, डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, और कुछ क्या थे और ज़्यादा डिफ्लेक्टेड हो रहे थे, और कुछ जो बहुत ही कम मात्रा में थे वो 180 डिग्री पर क्या हो रहे थे, वापस जिस मार्ग से, यानी कि जिस पाथ से आ रहे थे उसी से क्या होते रहे, उसी से वापस जा रहे थे जी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इन 3 पॉइंटों के आधार पर, यानी कि कुछ सीधे जा रहे थे, कुछ किसी कोण पर क्या होता कह रहे थे, विक्षेपित हो रहे थे, और कुछ क्या थे जिस मार्ग से आ रहे थे उसी में वापस जा रहे थे, 180 पे जा रहे थे। इन्हीं पॉइंट के आधार पर अल्फा स्कैटरिंग जो इनका एक्सपेरिमेंट था उसके ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को देखेंगे, ठीक है। जो इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया था वो आप लोगों को डायग्राम में मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ से क्या कर रही है, अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, ठीक है, बम्बार्डिंग की जा रही है। तो देखो ये क्या कर रहे हैं, कुछ एंगल पे विक्षेपित हो रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, सीधे निकल के जा रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, सीधे निकल के जा रहे हैं, कुछ किस एंगल पे, और कुछ क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड होकर वापस लौट के आ रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इन्हीं 3 पॉइंटों के आधार पर क्या था, कुछ सीधे निकल जाना, कुछ कहाँ उसी मार्ग से वापस लौट आना जिस मार्ग से जाना, और कुछ का क्या करना, किसी एंगल पर डिफ्लेक्टेड होना, ठीक है। इन्हीं 3 पॉइंटों के आधार पर अल्फा स्कैटरिंग सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद जो रदरफोर्ड द्वारा जो न्यूक्लियर मॉडल दिया गया था उसके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी पर गौर करते हैं, स्टार्टिंग स्कैटरिंग को पढ़ेंगे सबसे पहले, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग को, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने क्या की, एक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया, एक इक्विपमेंट था इसका इस्तेमाल किया, यहाँ से अल्फा स्कैटरिंग की, तो जो मैं समझा चुका हूँ वही प्रोसेस हुई थी, वही यहाँ पर लिख रखा है। इन दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड अलाउड टू ए नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स टू फॉल ऑन ए वेरी थिन गोल्ड फॉइल, ठीक है, फुल स्टॉप। दिस गोल्ड फॉइल हैड सर्कुलर फ्लोरिसेंट जिंक सल्फाइड, यानी कि इस पर क्या थी, जो जिंक सल्फाइड का क्या कर दिया था, लेप कर दिया था अराउंड इट, यानी कि इसके चारों तरफ, ठीक है। द अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर डिपॉजिट हीलियम आयंस हैविंग ए मास ऑफ द 4 यूनिट एंड 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या देखा कि हीलियम मास के जो यानी कि 2 पॉजिटिव और यानी कि 4 यूनिट और 3 जो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का यानी कि क्या किया, डिपोजिशन किया, ठीक है। तो आप लोगों को इसी के आधार पर आप लोगों को ये था बेसिक, ठीक है, जिसके आधार पर इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग की थी। अब क्या करते हैं, कैसे की थी उसको समझते हैं एक एक पॉइंट करके, ठीक है। मैं आपको क्या करूँगा, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बारे में बात करूँगा एक एक बेस पॉइंट के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले जो अल्फा स्कैटरिंग की गई थी, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो अल्फा ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ द मेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट बाई रदरफोर्ड एज आर एज फॉलोइंग, ठीक है। तो इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो क्या देखेंगे, देखो पहला पॉइंट क्या कर रहा है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल विदाउट डिफ्लेक्शन, यानी कि जो ज़्यादातर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, विदाउट डिफ्लेक्शन के कैसे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। कैसे सीधे निकल जाते हैं मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखो आप लोगों को शायद दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कैसे निकल जा रहे हैं, सीधे निकल जा रहे हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, ये सीधे निकल जा रहे हैं। तो इससे ये क्या पता चलता है बेटा, इससे क्या पता चलता है, ठीक है, इससे ये पता चलता है कि प्रेजेंस ऑफ द लार्ज एम्प्टी स्पेस इन ऑटम, यानी कि जो ऑटम्स का जो ज़्यादातर पोर्शन होता है वो कैसा होता है, खोखला होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है, खाली होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है आपका, पहला ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि
जब हम क्या करते हैं अल्फा स्कैटरिंग करते हैं तो क्या होते हैं मोस्ट ऑफ दी पार्टिकल्स कैसे चले जाते हैं विदाउट डिफ्लेक्शन के, कैसे निकल जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। तो ये इस बात को गवाही दे रहे हैं, किस बात की गवाही दे रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द इसका जो ऑटम का जो स्पेस है वो कैसा है, खाली है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, और मैंने आप लोगों को डायग्राम के द्वारा भी समझा दिया। दूसरा ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन क्या कह रहा है, देखो जो दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था जब अल्फा स्कैटरिंग की गई थी। ठीक है, आपको शायद डायग्राम दिख रहा होगा, मैंने आप लोगों को डायग्राम इसी वजह से सेट कर रखा है कि जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके गाइज, आप क्या चलते हैं कि जब हमने दूसरी ऑब्जर्वेशन में देखा कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाई ए स्मॉल एंगल, आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या करता है, कुछ सम एंगल पर क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्टेड हो जा रहे हैं। ठीक है, दिख रहा हूँ, मैंने आपको ड्रॉ भी कर दिया, डार्क कर दिया। तो ये क्या कर दिया, तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि यहाँ पर अब ये कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव इन चार्ज होते हैं। अब सेंटर ये इस बात को बता रहा है कि अब देखो सेम पॉजिटिव को क्या करता है, धकेलता है, दूर भगाता है। पॉजिटिव है वो क्या करेगा, पॉजिटिव को क्या करेगा, दूर भगाएगा। तो वैसे ही क्या करेगा, जब अल्फा पार्टिकल्स इसके पास गया तो इससे ये पता चला कि इसके सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज है जो क्या कर रहा है, इन अल्फा पार्टिकल्स को यानी कि जो अल्फा रेज हैं उनको क्या कर रहा है, डिफ्लेक्टेड कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। इससे ये पता चलता है कि द पॉजिटिव चार्ज इज द कंसंट्रेटेड एट ए वेरी स्मॉल रीजन एंड नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑफ होल एटम ना। ये इस बात को बता रहा है कि ये क्या करता है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो केवल सेंटर में है और वो भी क्या है, बहुत ही छोटे रीजन में उपस्थित है, बहुत ही छोटे क्षेत्र में उपस्थित है, ना कि पूरे एटम में। ठीक है, जे थॉमसन के अनुसार क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में यानी कि पूरे एटम्स में प्रेजेंट है। लेकिन अब इससे ये सिद्ध हुआ, इस वाले दूसरे पॉइंट से, ये ऑब्जर्वेशन से क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के बहुत ही छोटे स्मॉल रीजन में उपस्थित है, ना कि पूरे एरिया में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। जब इतनी बात क्लियर हुई तो अब चलते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, देखो तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या कह रही है। तीसरी ऑब्जर्वेशन हमारी ये कह रही है कि ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, बाउंस बैक टू द डिफ्लेक्टेड बाई 180, यानी कि जो कुछ बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जिस मार्ग से जा रहे हैं उसी मार्ग से कैसे आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, यानी कि 180 डिग्री पर कैसे हो जा रहे हैं, वापस चले आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि इसके केंद्र में, इसके यानी कि जो एटम है, ये क्या है, एटम है, इस एटम के केंद्र में क्या है, कोई पॉजिटिव ठोस पदार्थ उपस्थित है। कैसा है, पॉजिटिव ठोस पदार्थ उपस्थित है। इसी को रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस नाम दिया था। और जो क्या होता है, इसके पूरे, इस गोले के पूरे क्षेत्रफल यानी कि इस एटम के पूरे क्षेत्रफल के कैसा होता है, बहुत ही तुलना में बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, कितना छोटा होता है उसको बात को देख सकते हैं कि इसका जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि इसके न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो कैसी होती है, 10⁻15 यानी कि -15 मीटर होती है। ठीक है, आई होप समझ में आया। यानी कि ये इस बात की बता रहा है कि बहुत ही छोटी होती है क्षेत्रफल की, यानी कि इसकी रेडियस की तुलना में। यानी कि आपका जो ऐसे मान के चलो कोई गेंद है, कोई फुटबॉल गेंद है और उस पर एक पॉइंट लगा दें तो ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस का वर्क कर रहा है। वैसे ही क्या होता है एटम्स के अंदर, आप लोगों को दिख रहा होगा कि इसके एटम के सेंटर में क्या है, कोई पॉजिटिव ठोस पदार्थ है। वो किस बात की गवाही दे रहा है, वो इस ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन है। ठीक है, तो चलो अब कंक्लूजन को भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, कंक्लूजन के बारे में देखते हैं। तो कंक्लूजन बाय रदरफोर्ड शोड टू द वॉल्यूम occupied बाय द न्यूक्लियस इज द नेग्लिजिबल स्मॉल एंड कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, द रेडियस ऑफ द एटम टू द अबाउट द 10⁻⁻10 मीटर, वाइल दैट द न्यूक्लियस इज कितना है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। तीनों कंक्लूजन को मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाया।
और जहाँ तक मेरी आशा है आप लोगों को भी समझ में आया होगा। आप लोगों से एक विशेष गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप सबसे पहले पढ़ सकें, ठीक है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। देखो, जो हमने अल्फ़ा स्कैटरिंग पढ़ी थी, ठीक है, उसी के आधार पर रदरफोर्ड ने एक मॉड्यूल दिया था। वो भी अल्फ़ा स्कैटरिंग भी किसी ने की थी, रदरफोर्ड ने ही की थी, और उनके जो स्टूडेंट थे उनके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो उसी के आधार पर क्या दिया था, एक न्यूक्लियर मॉडल दिया था। किसने? रदरफोर्ड ने। जो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दिया था उसमें भी क्या है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं। देखो, बेस्ड ऑन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड गिव न्यूक्लियर मॉड्यूल ऑफ ऑटम, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, जब आपने देखा होगा मैंने बताया था कि जिस पॉइंट से जाती हैं उसी से डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। इस बात को ये क्या बोल रही हैं कि इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज इस सेंटर को, ठीक है, जो कहाँ है, सेंटर में उपस्थित है। तो इसको नाम दिया था इन्होंने, क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस नाम दिया गया था। अब देखो, आप लोगों को क्या करना है, जब भी केमिस्ट्री के अंदर डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की बात करता है तो आपको क्या करना है? रदरफोर्ड टिक करना है। आप लोगों को क्या करना है? बायो वाला रॉबर्ट ब्राउन नहीं टिक करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जब न्यूक्लियस की बात करता है, जब केमिस्ट्री ऑटम के न्यूक्लियस की बात करता है तो रदरफोर्ड, और अगर बायो के न्यूक्लियस की बात करता है तो रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। न्यूक्लियस किस बात की कैसे डिस्कवर किया था? तो इन द ऑटम मास ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है इज सेंट्रली लोकेटेड, यानी कि सेंटर में लोकेटेड होता है, ठीक है। एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियस, यानी कि बहुत ही छोटा रीजन घेरता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। किसकी रेडियस होती है? ऑटम की रेडियस, ठीक है। जो ऑटम है, यानी कि यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की जो रेडियस है वो क्या है? ये वाली है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, हम इस न्यूक्लियस की रेडियस की बात करें, यानी कि यहाँ तक से यहाँ तक की बात करें तो वो ये वाली जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है। कितने क्या है? मीटर है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला न्यूक्लियस, ठीक है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है न्यूक्लियस मॉडल का, यानी कि बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स, यानी कि जो आपके क्या हैं, ऑटम है, क्या है? परमाणु है, उसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है। इसी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन और क्या है? प्रोटॉन प्रेजेंट है। क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। जो आपको दिख रहा है मैंने कर दिया है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो आई होप दूसरा पॉइंट इसी बात को बता रहा है हमारे रदरफोर्ड सर का, ठीक है। तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से रिलेटेड है। तो जो क्या होता है, जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है? न्यूक्लियस इज द सराउंडेड बाई ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब ये तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो क्या होता है, न्यूक्लियस होता है वो क्या रहता है? घिरा रहता है। जो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उनसे क्या रहता है? घिरा रहता है। आई होप देख पा रहे होगे आप लोग कि यानी कि सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। जब सेंटर में ये क्या है? न्यूक्लियस है, तो इसके चारों तरफ कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसी बात को समझा रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि न्यूक्लियस तो सेंटर में होता है लेकिन इसके चारों तरफ क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? देखो, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। वो कैसे घूम रहे हैं? वैसे ही घूम रहे हैं। देखो, ये क्या है? सन है, मैं मान लिया है। आप लोग इस वाले पे आ जाओ, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरह चारों तरफ, ठीक है,
क्या है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ उसी प्रकार से घूमते हैं जिस प्रकार से ये हमारा सन है। इस वाले डायग्राम पे आ जाओ। जिस प्रकार से ये सन है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, या फिर कोई भी प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, कोई भी प्लैनेट जिस प्रकार से घूमता है किसी भी सन की तरफ, उसी प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, घूमता है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या करता है, घूमता है किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ। यही हमारे पॉइंट के अंदर रदरफोर्ड दे रखा है। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉड्यूल ऑफ ऑटम रिवॉल्व द सोलर सिस्टम in which the न्यूक्लियस प्ले द रोल ऑफ सन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिवॉल्विंग प्लैनेट। यानी कि जिस प्रकार उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जिस प्रकार के से सन की तरफ कोई, सन के चारों तरफ कोई भी प्लैनेट घूमता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जे थॉमसन का मॉडल, उनकी ऑब्जर्वेशन, उन्हें उस ऑब्जर्वेशन के लिए प्राइज़ दिया गया, मैंने वो उसको समझाया। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया वो फेल कहाँ पे हुए थे, उस फेलियर को रदरफोर्ड ने कैसे दूर किया था। ठीक है, और रदरफोर्ड ने अल्फा स्केलेटन के द्वारा न्यूक्लियस मॉडल किस प्रकार से दिया था। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक बात ध्यान रखें, बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें जिससे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, और वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।